डिस्कस करते हैं कि मांगलिक प्रभाव, और दूसरा डिस्कस करते हैं कि एट्थ हाउस या एट्थ हाउस के स्वामी का क्या इन्फ्लुएंस है। एक हल्का सा डिस्कशन करते हैं। मांगलिक पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको मांगलिक बता देता हूँ क्या होता है। तो मांगलिक 12th हाउस में अगर मंगल हो, लगन में मंगल हो, 4th हाउस में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो या 8th में मंगल हो, इस हाउस में मांगलिक दोष कम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष होता है 8th हाउस में। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि भाई किसी और ग्रह से इन्होंने कोई दोष नहीं बोला, शनि से, सूर्य से, चंद्रमा से, किसी और से नहीं बोला। मंगल से ही मांगलिक दोष क्यों बोला, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मंगल मंगल मैच करना। तो मांगलिक होना कोई बुराई नहीं है। अगर हस्बैंड की कुंडली में मांगलिक दोष है तो बस हमें वाइफ की कुंडली में भी वो दोष हमको देखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि वो सिमिलर हाउस पे इन्फ्लुएंस हो। मतलब 8th में है तो कोशिश करो कि 8th या 7th का ही हो, जिससे मैचिंग मैचिंग स्ट्रेंथ आए मार्स की। अगर लोअर मंगल है तो हम कोशिश करें कि भाई लोअर मंगल दोष ही दूसरे वाले का भी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो, ऐसे कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें भी 3 वेरिएशन है। मांगलिक में 3 तरीके से आप मांगलिक चेक करते हो। एक तो लगन से मांगलिक, और एक चंद्रमा से मांगलिक, और एक शुक्र से मांगलिक। बिल्कुल इसी तरह से, मतलब आपने लगन कुंडली बनाई है, आपने चेक करा कि भाई 12वां, पहला, चौथा, 7वां, 8वां इन हाउस में मंगल तो नहीं है। इसी तरह से फिर सेकंड टाइम आप चेक करोगे कि चंद्रमा से है या नहीं है, और तीसरे केस में आप शुक्र से चेक करोगे कि शुक्र मांगलिक है या नहीं है। शुक्र को लगन बनाकर, लगन कुंडली का बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 कि भाई स्ट्रॉन्ग मंगल 5th मतलब 8th हाउस में है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो कम लेवल का मांगलिक है जो केवल 12th हाउस में है, लेकिन चंद्रमा में वो बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक है 8th हाउस में। तो ये दोनों भी कंपेटिबल है। मतलब लगन कुंडली फर्स्ट प्रायोरिटी है, चंद्र कुंडली सेकंड प्रायोरिटी है, शुक्र मंगलिक होना थर्ड प्रायोरिटी है। फिर इसका जो आपका हाईएस्ट लोएस्ट लेवल का मांगलिक है वो इसके हाईएस्ट से भी मैच कर सकता है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बोल सकते हो। मतलब सेकंड लेवल का भी, इवन जो अगर यहाँ का भी मंगल है और वो चंद्र मांगलिक बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसके साथ में कंपेटिबिलिटी में जा सकते हो। ये ऐसे आप इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल। सर मतलब अगर पार्टनर का स्ट्रांग मंगल है और लेकिन लड़की के उसमें अगर चंद्र में स्ट्रांग है तो भी हम मतलब कंपेटेबिलिटी कर सकते हैं। अगर लगन कुंडली में उसके वीक हो रहा है मंगल हाँ दोष, हाँ जी सर। लड़के की कुंडली में मान लीजिए लगन कुंडली में वीक है, हाँ और जी सर। लड़की की कुंडली में चंद्र कुंडली में बहुत स्ट्रांग मंगल है, हाँ जी सर। तो आप एक तरह से उसको कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, ये आप लगन कुंडली को प्रायोरिटी दोगे। पहली चीज आप हमेशा यही चेक करोगे कि भाई दोनों की लगन कुंडली में मंगल आए, मांगलिक दोष हो। अगर मान लीजिए इसका लगन कुंडली का मंगलिक दोष बहुत कम है और लड़की कुंडली में है ही नहीं लगन कुंडली में मंगल दोष, तो अगर चंद्र कुंडली चंद्र कुंडली में चेक कर लो कि भाई उसमें स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है, तो इस वो लगभग लगन कुंडली के मांगलिक दोष के लगभग इक्विवेलेंट आप उसको थोड़ा कंसीडर कर सकते हो। मतलब 7 8 का भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लगन कुंडली से ही आपको केवल मांगलिक दोष मैच करना है। एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़की की कुंडली में स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है तो आपको फिर लड़का मांगलिक ही ढूंढना चाहिए। ठीक है, लड़के की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, मतलब नॉर्मल वाला, यहां तक का बोल रहा हूं मैं, इतना नहीं, तो आपको फिर लड़की की कुंडली नॉन मांगलिक भी चल जाती है। ठीक है, ऐसा एक बोला गया है। इसके अलावा जो अगर हम थोड़ा सा 8th हाउस के मंगल की बात करें, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है, तो उसमें कुंभ विवाह रिकमेंडेड है लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं। कुंभ विवाह बोलते हैं उसको, या बड़ के पेड़ के साथ विवाह बोलते हैं। बड़ के पेड़ के साथ में भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है, जो घट विवाह भी बोलते हैं। उसमें कुंभ के साथ शादी कराकर लड़की की भगवान विष्णु का रूप रखकर उस कुंभ को तोड़ दिया जाता है, और कुंभ को तोड़ने से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका पहली मैरिज जो है वो अब थोड़ी सी उसका जो स्ट्रॉन्ग योग था वो खत्म हो गया, तो अब सेकंड मैरिज जो है उसकी मतलब वो ठीक चलेगी। ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया गया है। वाइस वर्सा,
लड़के की कुंडली में ऐसा नहीं होता, लड़के को मांगलिक दोष नहीं है। इसका एक ही मंदिर है मंगल का। आप कई लोग कहते हैं कि भाई मंगल की पूजा कर लो, तो पूजा वगैरह नहीं होती इसकी, ये इतना स्ट्रांग है कि इनसे असर नहीं होता। लेकिन एमपी में जो महाकाल और इंदौर के बीच में, ओमकलेश्वर के बीच में और महाकाल के बीच में एक मंदिर पड़ता है बीच में ही, वो मंगल मंदिर है। वहाँ पर जाते हैं, कहते हैं मंगल दोष वहाँ पर खत्म हो जाता है, ऐसा उनको बोला गया है। तो वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि मंगल दोष खत्म हो जाता है, आप जाकर वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब मैं एक और पॉइंट बोलने जा रहा था, यहाँ पर मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। ये मंगल दोष जो है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव क्यों है? क्योंकि ये 8th हाउस में बना हुआ है। मान लीजिए ये लड़की की कुंडली है, फीमेल चार्ट है, और तो इसका स्पाउस जो है उसका यह हाउस हो गया और उसके 2nd हाउस में है। लड़की के लिए ये सौभाग्य भाव है। सौभाग्य मतलब इस लड़के की वेल बीइंग का हाउस है, ठीक है। और इसमें ये क्रूर प्लेनेट होना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होती है। ये क्रूर ग्रह, इतना ज़्यादा क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा सा डेंजरस होता है। मतलब है ये इसकी लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है लड़की की, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और अगर ये नहीं हो पाता, मान लो लड़की की कुंडली स्ट्रांग है एज से और बाकी चीज़ों से, तो इनके बीच में इतने ज़्यादा इश्यूज चलते हैं आपस में कि इनको बाद में लगता है कि यार क्यों ही करी शादी। अच्छा, एक और चीज़ है कि मान लीजिए इन हाउसेस में मंगल है किसी लड़के की या लड़की की, मांगलिक बन रहा है वो, और यदि मान लीजिए उसके जो स्पाउस की कुंडली है, ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा ऐसे इस एक्ट को करते हैं कि मान लीजिए 4th हाउस में मंगल है, तो इसके 4th हाउस में तो मंगल दोष है ही नहीं, मांगलिक भी नहीं है कहीं से, लेकिन यहाँ शनि है या राहु है या सूर्य है, कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए यहाँ पे, तो ये कहते हैं ये इससे कंपनसेट हो गया, ठीक है। मतलब अगर यहाँ शनि भी बैठा हुआ है तो आप इसके साथ में शादी में बढ़ सकते हो, क्योंकि एक क्रूर ग्रह को दूसरे क्रूर ग्रह ने उसी जगह कंपनसेट करा है, ठीक है। ये प्रैक्टिस भी जनरली फॉलो की जाती है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर 8th हाउस में किसी का कोई ग्रह है, 8th हाउस तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, 7th भी नहीं करूंगा। यहाँ पर अगर आप करना चाहो 4th या 12th हाउस में, तो ये आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये इतना नहीं है, इतना इन्फ्लुएंसिव नहीं है लगन में और 12th में। यहाँ पर अगर शनि राहु हो तो आप ऐसी एक, चलो वो तो डिफरेंट चीज़ है, उसको नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हो गया मंगल दोष, मांगलिक दोष के बारे में, और डिटेल में हम कभी फिर फर्दर लेवल पे चार्ट लगा के इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ। अब 8th हाउस की बात करते हैं कि 8th हाउस में जैसा मैं आपको बता रहा था कि शनि जो है वो एक्सेप्शनल केस है 8th हाउस के, कि यहाँ पर शनि आयु की वृद्धि करते हैं, बशर्ते वो डिसिप्लिन होना चाहिए व्यक्ति, नहीं तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा एज जो है उसकी लंबी रहेगी, लेकिन शारीरिक सुख नहीं देखेगा। ऐसा व्यक्ति बैड रिडन हो जाता है। बैड रिडन मतलब वो बिस्तर पे तड़पता रहता है, मृत्यु नहीं आती उसकी, ठीक है। और अब मैं आपको 2-3 बड़े अच्छे से एक्सेप्शन देता हूं कि अगर मान लीजिए सूर्य 8th हाउस में, सूर्य यदि 8th हाउस में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पेशल ट्रेट्स हैं। ये खुद को भी हील करने की ताकत रखता है और दूसरों को भी हील कर सकता है। ये मतलब ये स्वस्थ कर देगा आदमी, दूसरे लोगों को भी। ये इन्फ्लुएंसिव है बहुत ज़्यादा 8th हाउस का सैटर्न सन। और तो और ऐसा व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाए या किसी का शरीर पूरा हो गया हो, किसी बीमार आदमी का पूरा होने वाला हो, और ये वहाँ जाकर बैठ जाए, तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। और जितने लोगों को मैंने बताया उन लोगों ने बाद में रियलाइज़ करा कि जब तक वो थे उनके दादाजी एक्सपायर ही नहीं हुए, जैसे ही वो बाहर गए तभी एक्सपायर हुए। तो ये सूर्य 8th हाउस का इतना ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसे व्यक्ति को सुबह और शाम का दान नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम का दान इस व्यक्ति के लिए खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति को बाजरा डालना चाहिए संडे को, ठीक है, चिड़िया पक्षियों को। और अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि भाई 8th हाउस जो है ना वो यमराज है बेसिकली ना, आयु है तो यमराज है, मृत्यु है। तो सूर्य पिता हैं यमराज के, तो जब सूर्य 8th हाउस में खुद बैठ जाते हैं तो वो यमराज को आने नहीं देते, वहां पर फटकने नहीं देते, ठीक है। अब दूसरा एक और रूल बताता हूं 8th हाउस के स्वामी का,
एट्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एट्थ हाउस तो वैसे ही अनएक्सपेक्टेड है, भाई कुछ भी हो सकता है, चोरी चकारी, रिसर्च भी यहीं से होती है, आपका जो एस्ट्रोलॉजी भी यहीं से होती है, और लॉटरी भी यहीं से निकलती है। आपके जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जुआ वगैरह, चोरी डकैती, अनएक्सपेक्टेड जितनी चीज़ें हैं वो सब यहीं से है। हेरिडिटी वाइज प्रॉपर्टी कोई दे जाए आपको, अननोन बंदा जो आपको पता ना हो, वो भी एट्थ हाउस से ही आपका डिटेक्ट होता है। मतलब आप अनप्रिडिक्टेबल है ये कुल मिला के बहुत ज़्यादा। तो एट्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है ना वो भी इक्वली अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, वो भी खतरनाक है बहुत ज़्यादा एट्थ हाउस का लॉर्ड। अब ये कुल मिला के एट्थ हाउस का लॉर्ड ना जनरली अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब जनरली आप इसको थोड़ा सा संभल कर ही रहना चाहिए इस पे, ये नहीं इतना ऑस्पिशियस होता। लेकिन अब आपको मैं एक बहुत अच्छा एक चीज और बताऊं कि एट्थ हाउस के लॉर्ड का आपको स्टोन भी नहीं पहनना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिस की जा रही है पूरी दुनिया में कि वो एट्थ हाउस का, मान लो कर्क लगाना है और आप उसको कह रहे हो कि भाई आप नीलम पहन लो, ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। मान लीजिए आप वृक्ष लगाना है और आप उसको मूंगा पहना दो, ठीक है, तो अब मूंगा पहनना इस व्यक्ति के लिए हॉरिबली गलत हो सकता है, क्योंकि एट्थ लॉर्ड का आप स्टोन पहना रहे हो। आप कह रहे हो भाई मेरे को पहले ही खतरनाक था वो, और मुझे ना उस ग्रह का ना स्टोन पहना दो, मुझे उसी का स्पेक्ट्रम दे दो। अरे जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसी चीज़ को आप पहन रहे हो, उसी को बढ़ा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि सूर्य और चंद्रमा, इनको एर्थ लॉर्ड यानी अष्टमेश होने का दोष भी नहीं लगता। ये इतने प्रॉस्परस हैं कि इन्हें अष्टमेश होने का दोष भी नहीं लगता है। इन दोनों के साथ ही एक्सेप्शन है ये। तो यानी कि क्या मतलब है कि यानी कि अगर मकर लगन है, आप कहोगे भाई सूर्य का स्टोन पहन लो, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे बोलो कि भाई धनु लगन है और आप उसको मोती पहना दो चंद्रमा के लिए, चंद्र का वो पहना दो, तो भी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यानी कि क्या मतलब हो गया कि चंद्रमा और जो सूर्य का स्टोन है सुनहला, ये सब जो है आपके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होने वाला।